गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 11th न्यू सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप लोगों की परीक्षाएं जो हैं नहीं हुई हैं और आप सभी लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। अब प्रमोट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी आगे की नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई को जारी न रखें। आपसे अपील है कि जो भी फिजिक्स के आपके डेली वीडियो को मिलेंगे उसको डेली वॉच करिए और उसको एक नोट्स कॉपी में डेली के डेली तैयार करिए, ठीक है। अभी तक जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था साइंस, ठीक है, वो आपका क्या था, बहुत ही कम था, पोर्शन उसका क्या था, कम था। अब आप लोग क्या हुए हैं, क्लास 11th में गए हैं और यहाँ पर क्या है, फिजिक्स, ठीक है। आपको एक इसमें ढेर सारे चैप्टर आपको मिलेंगे और हर चैप्टर आपका क्या होगा, एक नए पार्ट को क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों ने साइंस पढ़े हैं, तो साइंस में आप लोगों ने छोटी क्लास से लेकर के बड़ी 10th क्लास तक छोटे छोटे पोर्शन हर चैप्टर के पढ़े हैं। आपने जो भी स्टडी किया है उसको आप यहाँ 11th क्लास में हर चैप्टर के डिटेल्स के बारे में स्टडी होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स है क्या चीज़, जिसे हम लोग बार बार प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं कि फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स है क्या, आपको बता दूं कि फिजिक्स जो है साइंस की ही आपकी एक ब्रांच है। क्या है ये, साइंस की एक ब्रांच है, यानी फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। आप कह सकते हैं फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। और इस फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, नेचर, यानी हमारा जो नेचर है, इस नेचर में जितनी भी इवेंट्स आप देखते हैं इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एक लैंग्वेज में हम फिजिक्स की डिफिनीशन को ऐसे बता सकते हैं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। क्या कहेंगे, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। एक बार मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, आप क्या कहेंगे, फिजिक्स is a branch of science which deals nature and natural phenomena। यानी हमारा क्या है, हम लोग फिजिक्स में क्या है, ये क्या साइंस की एक हमारी ब्रांच है, ठीक। ये क्या आपको डील्स करता है, डील्स का मतलब होता है बताना, किसके बारे में बताता है, नेचर और नेचुरल फिनोमिना, यानी हमारे जो नेचर में जो भी घटनाएं, फिनोमिना का मतलब होता है घटनाएं, ठीक है, घटित होती हैं, उनके बारे में हमें बताता है फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा हम इस नेचर में हमारा जो इंटरेक्शन है वो हमें एनर्जी के बारे में भी हम लोग क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। लेकिन हमें केवल एक लैंग्वेज में इसको याद रखना है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखिए, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जैसे डे नाइट, आप जानते हैं कि एक डे के बाद क्या होगा, नाइट होगा, नाइट के बाद क्या है, डे होगा। ये भी क्या हमारी एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। चेंजेस इन क्लाइमेट, हमारा जो क्लाइमेट है उसमें भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। तो जब भी हम इनके बारे में हम स्टडी करते हैं तो और इनके बारे में हम जानते हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज होता है या फिर डे नाइट कैसे होता है, इन सब हमारे ढेर सारे ऐसे आप डेली नेचुरली इंटरेक्ट होते हैं, बहुत सी ऐसी फिनोमिना है और उनके बारे में जब आप स्टडी करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं, फिजिक्स से जो हमारी है उसको हम या ऐसे कह सकते हैं, जो साइंस है, साइंस को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हमारा पार्ट होता है फिजिक्स, दूसरा पार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री और तीसरा हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी का, ठीक।
यानी साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज फिजिक्स एंड सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी। हमारा जो साइंस का पहला ब्रांच है वो है फिजिक्स। यानी हमारी जब भी फिजिक्स इम्प्रूव करती है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी क्रिएट होते हैं, तो हमारी फिजिक्स भी क्या होती है, आगे की तरफ इंक्रीमेंट होता है। और फिजिक्स जब हमारा इंक्रीमेंट होता है तो केमिस्ट्री में भी चेंजेस आते हैं, और केमिस्ट्री के बाद बायो में भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है हमारा एक तरह से बून है केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी। अगर हमारे फिजिक्स में कोई भी चेंजेस होंगे, डेवलपमेंट होते हैं, तो ऑलरेडी अपने आप केमिस्ट्री में भी डेवलपमेंट होगा और बायोलॉजी में भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो एक लैंग्वेज में कह सकते हैं फिजिक्स इज ए बून ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा कि हमारे साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन 3 ग्रुप में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारा जो ग्रुप बना था फिजिक्स, और फिजिक्स जब डेवलप हुआ तो डेवलपमेंट के बाद हमारी केमिस्ट्री डेवलप हुई, बायोलॉजी हुई। इसलिए फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक बून मानते हैं, किसका, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे जो क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनका जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है वो हमारा पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इस जो नेचर आप देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक आप नेचर को देख पा रहे हैं, यही हमारा क्या है, फिजिकल वर्ड है। और इस फिजिकल वर्ड में ए लॉट ऑफ नेचुरल फिनोमिना time to time are created, and there are so many energies are changes into another energies, ठीक है, and also environmental and there are many events can be produced time to time। तो फिजिकल वर्ड हमें क्या बताता है कि हम जहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, वही हमारा फिजिकल वर्ड है। और इस फिजिकल वर्ड में बहुत सी क्या है, घटनाएं हमारी रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जो भी आप नए नए इवेंट्स आपके सामने क्रिएट होते हैं और आप उसे देखते हैं, और वही हमारे क्या है, फिजिकल वर्ड में इंक्लूड होता है। आपको बता दूं, पहला जो हमारा फिजिकल वर्ड का चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना है फोर्सेस के बारे में। ठीक है, जो फोर्सेस हमें स्टडी करने हैं वो है बेसिक फोर्सेस इन नेचर। बेसिक फोर्स इन नेचर। वैसे तो हम लोग जनरली बहुत ढेर सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हमारे फोर्सेस होते हैं, मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हम लोग पढ़ते हैं, इलास्टिक फोर्स पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं। ये सब हमारे क्या हैं, एक तरह से जनरली फोर्स हैं। लेकिन हमारे इस नेचर में जो मेन फोर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। यानी हमारे जो बेसिक फोर्स जिसे हम कहते हैं नेचर में, वो क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। यानी फोर्सेस विच एग्जिस्ट इन नेचर आर 4 टाइप्स। ठीक, पहला हम लोग जो फोर्स पढ़ते हैं वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इसको किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा 2 मैसिव पार्टिकल के बीच में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन 2 मैसिव पार्टिकल। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आर दोज फोर्सेस which act between 2 massive particles
विच सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। क्या कहेंगे आप? ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एग्जिस्ट या विच एक्टिंग बिटवीन टू मैसिव पार्टिकल विच सेपरेटेड टू ईच अदर बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी आप क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स आर दोज फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन टू मैसिव पार्टिकल विच आर सेपरेटेड टू ईच अदर बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जब न्यूटन ने प्रपोज कर दिया तो जितने भी हमारा जो वर्ड है, इस वर्ड में जितने भी हमारे छोटे से छोटे मैसिव पार्टिकल हैं, हर मैसिव पार्टिकल के बीच में क्या होता है? हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट ए ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ है में जितने भी हमारे पार्टिकल हैं वो क्या है? हमारा बैलेंस कंडीशन में है। हम जैसे बैठे हुए हैं तो क्या हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। बस आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक स्मॉल डिस्टेंस पे वर्क करता है। जब हम एक दूसरे से बहुत ही एक नियरेस्ट डिस्टेंस पे होंगे तो हमारे बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑलवेज एक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मैसिव पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब ये है कि अगर मासेस आप इंक्रीज करते हैं तो जैसा मास होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा आपको बता दूं ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर। कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर। यानी दो मैसिव पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्शन का। ये दिमाग में याद रखिएगा। इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? इसके फॉर्मूले को सबसे पहले वी टेक ए टू स्मॉल मैसिव पार्टिकल और दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अब दो मास पार्टिकल लीजिए, ठीक है, और यानी सपोज कर लीजिए, सपोज दैट टू मास पार्टिकल आर m1 एंड m2, they are separated by a small distance small r. So according to Newton, attraction force between exist and force directly proportional to product of masses and force is directly proportional to square of the distance. अगर हम इसको इक्वेशन 1 लेट कर ले, इसको 2 लेट कर ले और इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करें? कंबाइंड कर दें। यानी बोथ इक्वेशन कंबाइंड टू ईच अदर, देन वी कैन राइट एज F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं हमारा क्या लगता है? कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट आप क्या दिखा सकते हैं? कि m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेयर k इज ए कांस्टेंट। और यहाँ पर न्यूटन ने जो हमारा कांस्टेंट k है, इस k की जगह पे कैपिटल G लिया गया। कैपिटल G जो है ये भी हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसे हम ये, ठीक है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में हम लिखते हैं। तो आप के की जगह पे क्या ऐड कर सकते हैं? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको इक्वेशन आप 3 लेट कर लीजिए और आप लिख सकते हैं इक्वेशन 3 इज नोन एज ग्रेविटेशनल फार्मूला, वेयर कैपिटल G की वैल्यू आप राइट डाउन कर सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा ये जो कैपिटल G की वैल्यू है ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, यानी कहीं भी आप इस वर्ड में जाइए इसकी वैल्यू आपकी वेरी नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं
यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, कभी भी वेरी नहीं करेगा। मास हमारे भी वेरी नहीं करते हैं, मास भी क्या होगा आपका? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखिएगा जो फार्मूला हमने लिखा है, ये फार्मूला आपका क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला कहलाता है। उसको हम लिखते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमेशा दो आपके मैसिव पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा ये था हमारा पहला नेचुरल फोर्स था। इसके अलावा आपको बता दूं इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां लिख देंगे आर फॉलोइंग। ठीक, पहला पॉइंट लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्शन इन नेचर। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्शन इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर। इसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव। ठीक, दूसरा आप क्या लिखेंगे? इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब हो गया या प्रोपोर्शनल टू जो हम लोग 1/r² लिखते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज सेंट्रल फोर्सेस। और जितने भी हमारे सेंट्रल फोर्सेस होते हैं सभी क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। यानी ऐसे भी कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, पांचवा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हमारा एक वीक फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स। क्योंकि अगर हमारा वीक नहीं होगा तो इस वर्ड में अगर हम जितने भी हम पार्टिकल की, अगर मैसिव पार्टिकल की बात करें तो सारे के सारे मैसिव पार्टिकल क्या होंगे? अट्रैक्ट होकर के एक साथ में कलेक्टेड फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों या फिर छोटे से छोटे पार्टिकल हों। तो हमेशा याद रखिए एक क्या है? वीक फोर्स है। जब बहुत ही एक दूसरे के बहुत नियरेस्ट होते हैं तभी ये आपका फोर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। ये आप 5 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना हमें क्या पढ़ना था? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इसके नोट्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा जो हमारा फोर्स है वह है वीक फोर्स। वीक फोर्स, वीक फोर्स क्या है? वीक फोर्स हमेशा ऐसे कह सकते हैं कि दोज वीक फोर्स आर दोज फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू लाइटर पार्टिकल एंड हैवियर पार्टिकल। ये हमेशा किसके बीच में एक्ट करेंगे? करते हैं दो लाइटर पार्टिकल के बीच में या फिर हैवियर पार्टिकल के बीच में। जैसे न्यूक्लियस के बारे में आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा आपको बता दूं लाइटली। जब न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जब भी हमारा बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, ठीक,
तभी ये फोर्सेस क्या होते हैं हमारे एक्ट करते हैं। और इनका टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। यानी जब भी हमारा बीटा पार्टिकल होगा, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जब भी क्या होता है डीके करता है, तो डीके के दौरान अगर हमारे उससे नए पार्टिकल जनरेट होते हैं, तो उसी के दौरान ये हमेशा वीक फोर्स क्या होगा आपका एक्ट करेगा, और इसका टाइम इंटरवल क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा। तो वीक फोर्सेस का मतलब ये हो गया कि वीक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच इंटरेक्ट लाइट पार्टिकल एंड हैवियर पार्टिकल। आप यहां से लिख सकते हैं वीक फोर्स आर दोज फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन lighter particle and heavier particle। लाइटर पार्टिकल का मतलब जैसे हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे क्या होते हैं, तीन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, और तीसरा क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हमारे क्या है, लाइटर पार्टिकल है। तो हमेशा क्या होता है, जब प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमने बताया कि जब भी न्यूक्लियस से बीटा का एमिशन होगा, तो बीटा का एमिशन होने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन आपका चेंज होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो सकता है, या प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज होता है। और जब भी बीटा एमिशन होगा और ये पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंज के दौरान ही क्या होता है, ये वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, और इनका शॉर्ट टाइमिंग क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। यानी आप कह सकते हैं वीक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट बिटवीन लाइटर पार्टिकल एंड हैवियर पार्टिकल फॉर शॉर्ट टाइम। इसके बाद जैसे ही शॉर्ट टाइम इंटरवल ख़त्म होगा, वीक फोर्सेस क्या होते हैं, आपके काम करना बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है वीक फोर्सेस। तो दिमाग में याद रखिएगा, जब भी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, तभी हमारा क्या होता है, लाइटर पार्टिकल या हैवियर पार्टिकल के बीच में ये शॉर्ट टाइम के लिए वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करता है। तो वीक फोर्स के बारे में आप कितना लिखेंगे, ये टू टाइप का हो गया हमारा बेसिक फोर्स। इसके अलावा तीसरा जो हमारा फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा जो हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आप लोग क्लास 10th में जब रहेंगे, तो क्लास 10th में आप लोगों ने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स पढ़ा होगा, ठीक है। यानी अगर आप चार्जेस आपने पढ़े होंगे, दो तरह के चार्जेस आपने पढ़े होंगे, एक आपने पॉजिटिव चार्ज पढ़ा होगा और दूसरा निगेटिव चार्ज पढ़ा होगा, ठीक है। तो दो अगर आपके चार्ज पार्टिकल हैं, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हमेशा क्या हुआ करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होता है वो अट्रैक्शन नेचर भी हो सकता है, और दूसरा रिपल्सन नेचर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल कैसा है। अगर लाइट चार्जेस होंगे आपके, जैसे प्लस प्लस क्या कहलाएंगे आपके लाइट चार्जेस, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर अनलाइक चार्ज है, एक पे प्लस है दूसरा माइनस है, तो इस पर क्या आपका लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर दोज फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। यानी आप कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर दोज फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल। ये दिमाग में याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो आपका स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गर होगा, इससे
ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, टू चार्ज पार्टिकल के बीच में, और दोनों ही जो चार्ज पार्टिकल होंगे आपके रेस्ट में होंगे। बात समझ में आए? और यही चार्ज पार्टिकल अगर आपके मूव करने लगते हैं तो इससे आपको क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो कहीं पे आपको ये फोर्स इस तरह से भी लिखा मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें आप डाउट मत होइएगा, ठीक है। आप सिंपली अभी इतना जानिए कि थर्ड जो हम लोग नेचर में फोर्स पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में है? तो इसकी डिफिनीशन इतनी लिखने के बाद हम लोग अगला इस पे पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां लिख देंगे आर फॉलोइंग, ठीक। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स having two nature, attraction and repulsion। electrostatic force having two nature, attraction and repulsion, ठीक। दूसरा चीज, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इट इज ऑल्सो ओबे टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तीसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये भी क्या होता है आपका सेंट्रल फोर्सेस है, और जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो लिखेंगे इट इज आल्सो सेंट्रल फोर्सेस एंड हैविंग नेचर एज कंजर्वेटिव। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। आप हेडिंग लिख दीजिएगा, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें भी हम क्या लेते हैं, दो चार्ज पार्टिकल लेंगे Q1 एंड Q2। यह आपने पढ़ा होगा कि चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से, ठीक है। तो आप दो चार्जेस ले लीजिए Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेट टू ईच अदर बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस एज ए r। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, यानी कूलॉम ने ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में दिया था, किसके बेस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। यानी जब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था तो उसी को बेस मान करके कूलॉम ने अपना दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स जो एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको उन्होंने ओरिजिनेट किया। और उन्होंने कहा कि जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी Q1 एंड Q2। एंड सेकेंड इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इनको भी हम इक्वेशन 1 और 2 लेट कर लें और दोनों को कंबाइन कर दें, तो यहाँ से आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो कांस्टेंट जोड़ेंगे K Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। इक्वेशन जो थर्ड है आपका, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फार्मूला। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फार्मूला एंड
के क्या है, के इज ए कांस्टेंट। अभी फिलहाल आप इस फार्मूले को यहीं तक याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे अगली क्लास में 12th में, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में के की कितनी वैल्यू होती है कांस्टेंट की, वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल ठीक है, तो आप याद रखिएगा एफ इक्वल टू जो हमारा फार्मूला निकल के आता है वो है के कांस्टेंट है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चौथा फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कह लीजिए या स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसी को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल के बीच में हमेशा एग्जिस्ट करता है, यानी जो न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में ही क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। यानी आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स आर दोज फोर्स विच एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड बाइंड द पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी इसी फोर्स की वजह से जितने भी हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं वो हमें हमेशा बाइंड होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स आर दोज फोर्स which exist inside the nucleus and bind proton and neutron। अब आप सोच रहे होंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स है कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करता है, तो आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं। ये हमेशा न्यूक्लियस जो हमारा है, न्यूक्लियस का जो हमारा साइज है उसी साइज में ही हमारा ये वर्क करता है, और उसके बाहर अगर हम जाते हैं तेज़ी से क्या होता है, ये घटना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा एप्लीकेबल कहाँ तक है, न्यूक्लियस के अंदर तक ही है, उसके बाहर ये धीरे धीरे तुरंत क्या होता है, जीरो हो जाता है। दूसरी चीज, जो न्यूक्लियर फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, यानी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, चार्जलेस है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इनसाइड द न्यूक्लियस हमेशा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी करेगा, और एक अगर प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन है, इनके बीच में भी क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर आपके दिमाग में ये बात चलती होगी कि चार्ज पार्टिकल नहीं है तो कैसे फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होगा। इसी की वजह से क्या होता है, हमेशा जितने भी न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात कर लें, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की करें या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, इसके बीच में हमेशा क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस ही हमेशा वर्क करेगा, और ये क्या होगा, आपका ग्रेविटेशनल से भी स्ट्रॉन्गर होगा। और ये एप्लीकेबल कहाँ तक होगा, केवल और केवल न्यूक्लियस के भीतर ही। इसके अलावा जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी स्ट्रॉन्गर होगा, किससे, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो शॉर्ट रेंज में तो वर्क करता ही है, साथ में ही अगर बड़ी रेंज है थोड़ी, ठीक है, अब बड़ी रेंज का मतलब नहीं बहुत ज़्यादा, कि वो शॉर्ट रेंज से लेकर के हाई लॉन्ग रेंज के बीच में भी क्या होगा, आपका वर्क करेगा। लॉन्ग का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत अधिक दूरी तक। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शॉर्ट रेंज के लिए भी एप्लीकेबल है और लॉन्ग रेंज के लिए भी है। तो इतनी चीज़ें, चार बेसिक फोर्सेस हैं नेचर में, इनको आप याद रखिएगा। और
कल से हम लोग जो है, हमें फिजिकल वर्ड में यही मेन हमें पढ़ना था, जिसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। कल मैं आपको इसका जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। सो आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि जितने भी आपको यहाँ से वीडियो अभी फ़िलहाल जो भेजे जा रहे हैं, इसके नोट्स बना के तैयार करिएगा, ताकि आपका नोट्स जब बना रहेगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो लाइटली सब लोग जितने स्टूडेंट हैं, कोई घूमेगा नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ जब भी कॉपी चेक होगी तो इसके लिए आपके मार्क्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप चार में कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें आपको कैसे आगे प्रमोट किया जाएगा, हो सकता है कि कोई ना कोई बेस बनाया जाए। तो आप एक अच्छे सी कॉपी लंबे चौड़े रजिस्टर बनाइएगा, नीट होना चाहिए, अच्छे से हेडिंग के साथ में इसको लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो का कल इंतज़ार करिएगा। सभी को थैंक्स।